हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारे किताब का सेकंड बुक का ये लास्ट चैप्टर है 10वां, परिवहन तथा संचार। देखिए बच्चों, परिवहन तथा संचार के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम परिवहन की बात करें। परिवहन किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए, परिवहन का मतलब होता है विभिन्न वस्तुओं, साधनों तथा विभिन्न प्रकार के व्यापार का जिन साधनों के माध्यम से आदान प्रदान होता है या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन साधनों को परिवहन के साधन कहते हैं और उस प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। ऐसे ही संचार का मतलब विभिन्न प्रकार की सूचना, संदेशों, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करना, स्थानांतरित करना संचार कहलाता है। संचार के भी बहुत सारे साधन हैं। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे दंत मंजन या टूथपेस्ट से लेकर सुबह की चाय, दूध, कपड़े, साबुन तथा खाद्य पदार्थ आदि की हमें प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। इन सभी को बाजार से खरीदा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन वस्तुओं को अपने उत्पादन स्थल से, यानी जहाँ पर ये बनती हैं, वहाँ से किस प्रकार लाया जाता है? सभी उत्पादन निश्चय ही खपत के लिए होते हैं। खेतों एवं कारखानों से तैयार सभी उत्पादों को, खेतों में और कारखानों में जो बने हुए या तैयार सभी उत्पादों को उन स्थानों पर लाया जाता है जहां से उपभोक्ताओं ने खरीद सके, अर्थात बाजार में, और बाजार से ही उपभोक्ता खरीदता है। तो बच्चों, यह है परिवहन ही है जो इन वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से बाजार तक पहुंचाता है, जहां से उपभोक्ताओं के लिए ये उपलब्ध होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में फल, साग सब्जियां, किताबें एवं कपड़ा आदि जैसी भौतिक वस्तुएं ही नहीं उपयोग में लाते, बल्कि हम विचारों, दर्शन तथा संदेशों का भी उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न साधनों के माध्यम से संचार करते समय हम अपने विचारों, दर्शन और संदेशों का विनिमय एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक करते हैं। इन्हीं को संचार कहते हैं। परिवहन तथा संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से, जहाँ पर कोई भी वस्तु उपलब्ध है, से उसके उपयोग वाले स्थान तक लाने ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। जहाँ पर वह वस्तु उपयोग में लाई जाती है, उस स्थान तक लाना है, ले जाना है, तो वो हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। मानव विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। निम्नलिखित आरेख परिवहन के प्रमुख साधनों को दर्शाता है। देखिए बच्चों, ये परिवहन के प्रमुख साधन हैं। परिवहन के साधन कहते हैं जिन साधनों के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अब आता है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन को भी 3 भागों में बांटा गया है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। उसी प्रकार जल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है: एक अंतःस्थलीय परिवहन जल परिवहन, एक महासागरीय या खुले महासागरों में, सागर और महासागरों में होने वाला बड़ा परिवहन। ऐसे वायु परिवहन जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है एक देश के अंदर, उसे राष्ट्रीय परिवहन, वायु परिवहन जो हवाई जहाज़ों के द्वारा होता है, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी अपने देश से दूसरे देश के लिए वायु परिवहन। और बच्चों, इस पाठ में इन सभी का, परिवहन के जो साधन हैं, इन परिवहन के साधनों का सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है। आओ हम देखते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्थल परिवहन की। देखिए, भारत में मार्गों एवं कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जा रहा है। पहले प्राचीन काल में कच्ची सड़कें हुआ करती थी, कंक्रीट वगैरह की, चूना पत्थर की। आर्थिक तथा प्रौद्योगिक विकास के साथ
यानी जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ और प्रौद्योगिकी विकास हुआ, उसके साथ भारी मात्रा में सामानों तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कों तथा रेल मार्गों का विकास किया गया। रज्जू मार्गों, जहाँ पर घोड़ा गाड़ी चलती थी, रज्जू मार्गों केविल मार्गों, जो केविल के द्वारा लटक करके जाते हैं, ये रज्जू मार्ग, तथा पाइपलाइनों जैसे साधनों का विकास विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये विशिष्ट परिवहन होते हैं। अब स्थल परिवहन में सबसे पहला परिवहन बात करते हैं सड़क परिवहन की। देखिए बच्चों, भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल तंत्र है। ये अंडरलाइन कर लेना। सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई अमेरिका में है, उसके बाद में अपने भारत का स्थान आता है दूसरा। इसमें सड़कों की कुल लंबाई लगभग 56 लाख किलोमीटर है, जो वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार बताई गई है। यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री तथा 70% भार यानी वजन यातायात का परिवहन किया जाता है भारत में। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल होता है। छोटी दूरी जैसे आपको अपने घर से स्कूल जाना है तो आप सड़क मार्ग का यूज करोगे, सड़क परिवहन का। तो इस तरीके से ये छोटी दूरियों के लिए परिवहन के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल होता है। अब आगे देखिए, क्या आप जानते हैं इस वाले बॉक्स में कि शेरशाह सूरी था, एक शासक था प्राचीन काल में, शेरशाह सूरी। उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सिंधु घाटी यानी पाकिस्तान से लेकर बंगाल की सोनार घाटी यानी बांग्लादेश तक सुदृढ़ एवं संगठित समेकित रखने के लिए, उनको मजबूत रखने के लिए, उनको बांध कर रखने के लिए एक शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था, जो कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाले इसी मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड के नाम से पुनः नामित किया गया था। तो बच्चों, ये जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये वही है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है, यानी अमृतसर से और कोलकाता के बीच में फैला हुआ है ये वर्तमान में। अब इसे 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है राष्ट्रीय महामार्ग NH1, जो दिल्ली से अमृतसर पंजाब तक है, और दूसरा है राष्ट्रीय महामार्ग NH2, दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है। तो यही है बच्चों जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसको वर्तमान में 2 भागों में बांट दिया गया है, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। तो देखिए बच्चों, भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 में आरंभ की गई, 20 साल। हालांकि सड़कों का संकेंद्रण नगरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में ही रहा। ज़्यादातर सड़क कहाँ बनी? नगरों में और नगरों के आसपास के क्षेत्रों में। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों से सड़कों द्वारा संपर्क लगभग नहीं के बराबर था 1961 के आसपास। निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय महामार्गों NH नेशनल हाईवे
राज्य महामार्ग, स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों सबसे पहले आता है राष्ट्रीय महामार्ग। देखिए राष्ट्रीय महामार्ग क्या होते हैं? वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित यानी बनाया जाता है एवं अनुरक्षित उन्हें सुरक्षित किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जाना जाता है। इन सड़कों का उपयोग ज़्यादातर अंतर्राज्यीय परिवहन यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन तथा सामरिक यानी सभी क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री, जो सेना के द्वारा रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए होता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तन यानी बंदरगाहों एवं रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय महामार्गों की जो लंबाई 1951 में थी वो 19,700 किलोमीटर से बढ़कर 2016 में 1,01,011 किलोमीटर हो गई है बच्चों, 2016 के अनुसार। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितना है? मात्र 2%, यानी 1,01,011 किलोमीटर इनकी लंबाई है। पूरे जो NH हाईवे हैं पूरे भारत में फैले हुए हैं, जो इनको अलग अलग नंबरों से जाना जाता है। अपने भरतपुर में NH 21 है, तो इस तरीके से इनको नंबरों से जाना जाता है। तो इनकी टोटल कुल लंबाई हमारे भारत में कितनी है? 1,01,011। जो संपूर्ण जितनी भी सड़कें हैं उन सड़कों का मात्र कितना प्रतिशत है? 2%। लेकिन ये सड़क यातायात के 40% भाग का वहन करते हैं। ये यातायात के 40% हिस्से को क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI का प्रचलन 1995 में हुआ था। ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों। NHAI नेशनल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो यह भूतल परिवहन यानी स्थल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है, एक संस्था है। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचालन यानी चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता के सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था है बच्चों। इसके बाद में आता है कुछ राष्ट्रीय परियोजनाएं दी हुई हैं इस बॉक्स में। देखिए राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजना परियोजनाएं जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई थी, जो आज दुनिया में नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है इसने। तो पहले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, चतुर्भुज। इसके अंतर्गत 5,840 किलोमीटर लंबी 4 से 6 लेन वाले, यानी एक साइड में 4 वाहन निकल जाएं आराम से, तो 4 इधर और 4 दूसरी साइड में, तो ये 4 से 6 लेन वाले उच्च सघनता यानी ज़्यादा सघन यातायात के गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 विशाल महानगर कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। यानी इसके पूरा हो जाने के बाद इसके बाद में दूसरी परियोजना है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, कोच्चि, सेलम, पर्वत स्कंद सहित को 4,016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात में पोरबंदर तक है। यानी असम में जो सिलचर है उस सिलचर से गुजरात पोरबंदर, यानी पूर्व से पश्चिम। पहला तो था उत्तर से दक्षिण जो 4,016 किलोमीटर है, और दूसरा है पूर्व से पश्चिम गलियारा
जो कि असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, जो 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। इसके बाद में बच्चों आता है राज्य महामार्ग। इन मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार करती हैं। जैसा इनका नाम है राज्य महामार्ग, ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग आता है। कितना आता है? 4% भाग। इसके बाद में बच्चों देखिए जिला सड़कें। जिला सड़कें जिला मुख्यालयों तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती हैं। यानी जिला मुख्यालय जो होते हैं उनको जिले की सभी तहसीलों से जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत देश भर यानी संपूर्ण भारत की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 14% भाग आता है। लंबाई ऊपर दे रखी है। ग्रामीण सड़कें अगली आती हैं। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है बच्चों। ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है, क्योंकि ये भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होते हैं। यानी वहाँ पर धरातल कैसा है उस भूभाग की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब बच्चों देखिए एक सारणी दे रखी है, ये आपके तालिका 10.1 भारत का सड़क जाल तंत्र है, जिसमें 2016 के अनुसार दिया हुआ है। पहला है राष्ट्रीय महामार्ग, जिसकी लंबाई 1,01,011 किलोमीटर है। दूसरी है राज्य महामार्ग, जिसकी लंबाई 1,76,166 किलोमीटर है। तीसरा जिला सड़कें जो है 5,61,940 किलोमीटर बनी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा है ग्रामीण सड़कें, जो 39,35,337 किलोमीटर। ये सड़कों की कुल लंबाई 2016 के अनुसार 47,74,454 किलोमीटर है। और 2017 के अनुसार जो बताई थी वो अभी 56 लाख किलोमीटर है 2017 के 18 के अनुसार। तो ये हम देख सकते हैं बच्चों। इसके बाद में आती है अन्य सड़कें। अन्य सड़कों में देखिए, अन्य सड़कों के अंतर्गत जो सीमांत सड़कें होती हैं, जो जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, भारत चीन का बॉर्डर है, तो उसके पास जो सड़कें होती हैं उन्हें सीमांत सड़कें अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग में आते हैं। ये मई 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन को देश की उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित यानी शीघ्र और समन्वित यानी समान रूप से सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभिकरण है। इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को, यानी पंजाब में जो राजधानी है चंडीगढ़ को, मनाली हिमाचल प्रदेश तथा लेह लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क बनाई है। यह सड़क समुद्र तल से लगभग 4,270 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें बनाने और अनुरक्षण यानी रक्षा करने के साथ साथ BRO अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालता है। अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ प्रभावी संपर्क को उपलब्ध कराने हेतु सद्भावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। चित्र संख्या 10.3 और 10.4 में देखकर ये स्पष्ट हो सकता है बच्चों। हम देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं इसको और देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है वो अटल टनल के नाम से जानी जाती है, जो 9.02 किलोमीटर है, जो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी
और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वत माला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अत्याधुनिक यानी वर्तमान की आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। ये वैज्ञानिक उपक्रम है बच्चों वर्तमान का। तो इस तरीके से अब आता है क्या आप जानते हैं इसको और देखते हैं। भारतमाला एक प्रस्तावित बृहद योजना है जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रभाव हैं। देखिए, पहला है तटवर्ती भागों से लगे हुए जितने भी राज्य हैं उनकी सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना है। दूसरा है जो पिछड़े इलाके हैं, धार्मिक हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको जोड़ने की योजना है। तीसरा है सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत एक योजना है सेतु भारतम, जिसमें 1500 बड़े पुलों तथा 200 रेल ओवर ब्रिज, रेल अंडर ब्रिज का निर्माण करना है। चौथा है लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय जोड़ने की योजना है। यह कार्यक्रम 2022 तक पूरा किया जाना है। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार है। इसके बाद में बच्चों हम कल पढ़ेंगे रेल परिवहन से। आज के लिए धन्यवाद।